बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं नाज़रीन, काफ़ी सारे इशूज़ चल रहे हैं। बड़ी बाजी भी बुरी तरह से एक्सपोज हुई हैं, लेकिन बड़ी बाजी के एक्सपोज पर बड़ी बाजी जो जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, इन पर हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूंगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में मैं दूंगा और कुछ चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में फातिमा ने एक वीडियो बनाई है नाज़रीन, कोई 32-33 मिनट की फातिमा ने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में फातिमा ने बुरी तरह से एक्सपोज किया है डीडी को और बुरी तरह से एक्सपोज किया है उसकी सेकंड वाइफ को। डीडी के काले करतूत खोलकर सामने रख दिए हैं और सेकंड वाइफ के काले झूठ खोलकर सामने रख दिए हैं। दोनों का घटिया चेहरा बुरी तरह से एक्सपोज किया है फातिमा ने। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। मैं ज़रा मेन पॉइंट आप लोगों के सामने रखता हूं और उस पर मैं रोशनी भी डालता हूं, ठीक है। और बड़ी बाजी की जो मामला है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो के एंड में नाज़रीन मैं आपको एक ऐसा सबक दूंगा जिस सबक पर अगर आप अमल करते हैं तो बिलीव में ज़िंदगी में कभी कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, ज़िंदगी में कभी कोई आपका दिल नहीं तोड़ पाएगा, ज़िंदगी में कभी कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई आपके साथ ज़्यादती नहीं कर पाएगा अगर आप उस एक लाइन पर अमल करते हैं। मैं उस एक लाइन पर अमल कर रहा हूं पिछले कुछ अरसे से और यकीन कीजिए कि बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे अगर आप उस लाइन पर अमल करते हैं। आगे जाके मैं आपको देता हूं वो लाइन, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। फातिमा पर क्रिटिसाइज पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है इस बात पर, जब से ये बाबर ने अपनी कार वाली पार्टी की है, उस बात पर फातिमा पर क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि वो बाबर की पार्टी पर क्यों गई। आई डोंट नो कौन कर रहा है, मुझे नहीं पता, बट फातिमा ने अपनी वीडियो में जिक्र किया तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं थोड़ी सी इस पर बात कर लूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। देखिए, बात यह है कि किसी के आने से और किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। इंसान टूट जाता है, अंदर से इंसान मुर्दा हो जाता है, लेकिन बाहर से लाश बरकरार रहती है। इस मशीन को, ये जो मशीनरी है, बॉडी है, इसे खाना पीना भी चाहिए, इसे चलना फिरना भी चाहिए, इसने पहनना भी है, खुद को ढांप कर भी रखना है और इसने जो है वो अपने साथ इस सोसाइटी में मूव भी करना है। इस सोसाइटी में मूव करने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना होता है, अपने बहन भाइयों की खुशियों का, गमियों का ख्याल रखना होता है, ज़रूरी होता है। यार, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, किसी ने मुझे बेच खाया है, लेकिन मेरे उस दुखीपन से मेरी पूरी फैमिली को तो मैं दुखी नहीं ना कर सकता। भाई, उनकी अपनी भी लाइफ है, उनकी जो चंद खुशियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, अगर मेरे उनके साथ चलने से या मेरे उनके पास जाने से अगर उनकी खुशियाँ दो चंद होती हैं तो होने दो यार। अपने लिए तो जीते हैं सभी इस दुनिया में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने लिए तो सारे जीते यार। मैं दुखी हूँ, मैं जिस तरह की अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ, मैं तो गुजार ही रहा हूँ यार। मेरी तो माड़ी चंगी गुजर ही रही है, एटलीस्ट मेरे साथ रहने वाले लोगों की तो अच्छी गुजरे ना। यही खुले दिल होने की निशानी है, यही बड़ा ज़र्फ होने की निशानी है। तो मत क्रिटिसाइज करें उन लोगों को कि जो खुद दुखी होते हुए दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं, जो खुद दुखी होते हुए, खुद अंदर से मुर्दा होते हुए दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं। यार, जो है वो एक गाना था ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हो सकता है कोई सामने वाला जो है वो हमसे ज़्यादा दुखी हो सकता है। जब हम आज का ज़माना नाज़रीन ऐसा आ गया, कल मैं अपने एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि यार किसी दोस्त को अपना दुख सुनाने जाओ ना, उल्टा उसको तसल्लियाँ दे के आनी पड़ती हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा दुखी होता है, आप अपना दुख सुनाने के बाद जब उसका दुख सुनते हैं आपको अपना दुख छोटा लगने लग जाता है, ठीक है। तो ज़माने में बड़ा गम है यार। और अगर मैं गमी होते हुए, गमगीन होते हुए, मैं दुखी होते हुए अगर किसी दूसरे का, उसकी खुशियों का सामान पैदा करता हूँ, शायद इस तरह से मेरे दुखी दिल को तसल्ली मिले। और बिलीव मी, दुखी दिल को तसल्ली देने का यही बेहतर तरीका है। किसी दूसरे के लिए खुशियाँ पैदा करना स्टार्ट कर दो, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना स्टार्ट कर दो। खैर, मैं कहाँ निकल गया। बड़ा मेन बात यही है कि यार, अपनी खुशी हासिल करने का, कामयाबी हासिल करने का, आपके पास जिस चीज़ की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास दौलत की कमी है, आपके पास शोहरत की कमी है, आपके पास दुनिया की किसी भी चीज़ की कमी है, खुशियाँ कम हैं, जो भी कम है वो आप बांटना स्टार्ट कर दें। कासम अली शाह कहता है
कहता है आपके पास खुशियाँ नहीं मिल रही, आप दूसरों को खुशी देना स्टार्ट कर दें। आप कामयाबी चाहते हैं, दूसरों की कामयाबी के लिए कोशिश करना स्टार्ट कर दें। आप पैसे हासिल करना चाहते हैं, लोगों में बांटना स्टार्ट कर दें। जो 4 रुपये हैं बांट दें, अल्लाह 8 दे देगा। 8 हैं बांट दें, 2 रख लें, 6 बांट दें, अल्लाह 12 दे देगा। दूसरों को देना स्टार्ट कर दें, अल्लाह आपको देना स्टार्ट कर देगा। बहुत सिंपल फार्मूला है। खैर आगे चलते हैं, वो मेन लाइन अभी बाकी है जो मैंने आपको आगे जाकर देनी है। आगे चलते हैं जी। खैर फातिमा कहती है नाजरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फातिमा ने नाजरीन प्रूफ दिए। वो जो ख़वातीन मुल्तान मंडी से ताल्लुक़ रखती हैं, मंडी यज़मान से ताल्लुक़ रखती हैं, उन ख़वातीन के झूठों के सबूत जो पिछले कुछ अरसे से मुसलसल झूठ बोलती आ रही हैं, एक प्रोपेगेंडा करती हुई नज़र आ रही है। असल में हुआ पता क्या, अब इन लोगों ने एक कार्रवाई तो डाल दी, एक गलत काम तो कर लिया। गलत काम ऐसा निकाह करने वाला नहीं, निकाह करना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन किसी दूसरे की खुशियों को छीन कर निकाह करना गलत होता है। किसी दूसरे के जज्बात को ठेस पहुंचा कर निकाह करना गलत होता है। किसी दूसरे की हंसती खेलती बसती ज़िंदगी को उजाड़ कर निकाह करना गलत होता है। किसी दूसरे की अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी को एकदम से रोक देना और फिर रोक देने के बाद निकाह करना गलत होता है। निकाह करना गलत नहीं होता। समझ रहे मेरी बात को? अल्लाह ताला की ज़ात ने शरीयत में दूसरी शादी की इजाज़त दी है, ऐसा नहीं है कि इजाज़त नहीं दी, बिल्कुल इजाज़त दी है। लेकिन दूसरी शादी के लिए, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, दूसरी शादी की इजाज़त दी है, हुक्म नहीं दिया, मैंडेटरी नहीं करार दिया, इजाज़त दी है। और इजाज़त हमेशा याद रखिए मशरूत होती है, कुछ शर्तें होती हैं इजाज़त के लिए। अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा, आपकी एक शादी से, एक बीवी से गुजारा नहीं हो रहा, आप दूसरी कर लें, लेकिन दूसरी करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन सब के साथ इंसाफ के साथ पेश आएंगे। 2 हगी हैं तो दोनों के साथ इंसाफ करेंगे। क्या डीडी इंसाफ कर रहा है? फातिमा कह रही है कि नहीं कर रहा। आप दूसरी शादी करने के लिए पहले बीवी के जज्बात के साथ नहीं खेलेंगे। क्या डीडी ने फातिमा के जज्बात के साथ नहीं खेला? फातिमा कहती है खेला है। उसने गोलियां खाना स्टार्ट कर दी, उसने खुद को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, उसने जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर दी। कहती दीवार में टक्करें मारने लग गया। दूसरी शादी करने के लिए पहले बीवी के जज्बात के साथ मत खेलो। अगर वो हंसी खुशी इजाज़त देती है, यार सऊदीया का एक शहर है, मैं अगले दिन फेसबुक पर पढ़ रहा था, वहाँ की ख़वातीन अपने शोहरों की खुद दूसरी शादियाँ करवाते हैं। वाई भाई, क्यों भी? वो अपनी पहली बीवियों को इतना फैसिलिटेट करते हैं, इतना ज़्यादा वो फैसिलिटेट करते हैं कि वो खुश होकर दूसरी शादी करवाते हैं। फैसिलिटेट मुराद जो है वो मतलब कोई इस तरह का सीन करते ही होंगे ना कि वो पहली बीवियां खुशी से दूसरी शादी करवा देते हैं। भाई खुशी से दूसरी शादी करवाए तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसके जज्बात के साथ खेल के, उसका दिल तोड़ के, उसका नुकसान करके, उसका अंदर से मार कर, उसको ब्लैकमेल करके दूसरी शादी करते हैं तो क्या मतलब, क्या तीर मार लिया यार। दूसरी शादी करना गलत नहीं है, गलत तरीके से दूसरी शादी करना गलत है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकंड मैरिज, मतलब हैप्पीली सेकंड मैरिज, एंड जो वो किसी को रोता धोता छोड़कर सेकंड मैरिज, ये डिफरेंस है। और जो फ़र्क मैंने आपको बताया ना, अगर आप उसकी खुशी से करते हैं तो ठीक है, अलाउड है। अगर उसको खुश किए बगैर करते हैं, उसका दिल तोड़ कर करते हैं, तो भाई उसके टूटे दिल का जवाब देना पड़ेगा, याद रखियो। खैर कहती है जी, पहला झूठ इन्होंने ये बोला कि हमें पता नहीं था। मतलब जो है वो इनका ये कहना है, मैंने खुद भी उसकी वो वाली वीडियो देखी थी डीडी की सेकंड वाइफ की, जिसमें वो फरमा रही थी कि मुझे तो जो है वो शादी से कोई 48 आवर्स पहले पता चला कि जी हम शादी कर रहे हैं, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम शादी कर रहे हैं। मैंने इमीडिएटली अर्जेंट मैंने तैयारी की, भागी भागी गई, जाके सूट लेके आई, सारी तैयारियां की, और 48 घंटे में, मतलब मुझे इससे पहले पता ही नहीं था। वो कहती है कि जी पहले 7-8 महीने से आपकी वजह से हमारे घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमारे घर में रोज़ डांगा सोटे चलते हैं, रोले पड़ते हैं, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, और आप कह रही हैं आपको पता ही नहीं था शादी का। मतलब आपने जो है वो खप डाली हुई थी हमारे घर में पिछले 7-8 महीने से। डीडी जो है वो रोता धोता अपनी माँ के पास नहीं जाता था, अपने बाप के पास नहीं जाता था, आप कहती हैं कि मेरे पास आता था। मतलब अगर आप जो कुछ ऐसा सीन नहीं था तो डीडी आपके पास क्यों आता? जब उसकी माँ, बहन, बाप, खाला, नानी, दादी सब जिंदा हैं तो उनके पास क्यों नहीं जाता? मतलब यार बीवी के साथ कोई इशू हो गया, ठीक है, बंदे को कंधा चाहिए रोने के लिए। जैसे मतलब मेरी बीवी को रोने के लिए कंधा चाहिए होगा तो वो क्या करेगी? वो अपनी बहन के पास जाएगी, माँ के पास जाएगी, अपने बाप के पास जाएगी, भाई के पास जाएगी, रोने के लिए उसे कंधा चाहिए ना। तो अगर मेरे साथ जो है वो मतलब मुझे कोई इस तरह की बात कह दी है मेरी बीवी ने कि जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है, नहीं बर्दाश्त हो रही, तो मुझे रोने के लिए कंधा चाहिए, मैं कहाँ जाऊँगा? बहन के पास, माँ के पास, बाप के पास, भाई के पास। भाई यही मेरे महरम रिश्ते हैं ना, ये मेरी फैमिली के लोग हैं जिनके साथ मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ। दोस्तों के साथ भी बीवी का मैटर बंदा शेयर नहीं कर सकता, अभी फैमिली पर्सनल मैटर है, कहाँ शेयर करेगा बंदा, ठीक है। तो यही 2-4 लोग हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी जगह जाता हूँ कि जहाँ पर जाने की वैसे ही शरीयत मुझे इजाज़त नहीं देती, वो हराम रिश्ता है, मतलब हराम जगह पर जाता हूँ और वहाँ पर जाकर अपनी बीवी के अगेंस्ट बातें करता हूँ, तो मैं क्यों जाता हूँ? वहाँ पर तो वैसे ही जाना हराम है ना।
तुम्हें जाकर अपनी बीवी के दुखड़े वहां पर जाकर सुनाने बैठ जाऊं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं घपले पे घपला कर रहा हूं, गलत के ऊपर गलत कर रहा हूं, अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर रहा हूं, गद्दारी कर रहा हूं। डीडी साहब ये कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था। फातिमा ने ये वाली बात करके झांपड़ मारा है, एक किस्म का बुरी तरह से एक्सपोज किया है, घटिया चेहरा दिखाया है। फिर कहते हैं कि सेकंड झूठ ये है कि रिश्ता भेजा गया था, और इस बात पर अगर फातिमा कोई सबूत ना भी दे मैं तो भी मानने को तैयार हूं कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। एटलीस्ट फातिमा रिश्ता नहीं भेज सकती। ये डीडी की साली ने क्लेम किया था कि फातिमा रिश्ता लेके आई थी डीडी का, और मैं इस बात को नहीं मान सकता क्योंकि जब फातिमा गई थी तो उसका शोहर जिंदा था, तब इसका सनिया का शोहर जिंदा था, पहला वाला आसिम, वो जिंदा था, तो उस वक्त तो ये हो ही नहीं सकता कि फातिमा रिश्ता भेज दे। ठीक है, खैर तीसरा झूठ ये है कि थर्ड झूठ के बड़ों की मर्जी से शादी हुई, बड़ों की मर्जी से। अब बड़े जिन लोगों को बड़े ये कह रहे हैं एक्चुअली वो बड़े होते ही नहीं हैं। मतलब ये लोग बड़े कह रहे हैं चाचे को या शायद मामे को या शायद इस तरह का कोई इनका बड़ा गया था, ठीक है, तो बड़े तो एक्चुअली वही होते हैं जो फातिमा ने बताया, ठीक बताया, अम्मा अब्बा। क्योंकि देखें वली तो यही लोग होते हैं। औरत का वली कौन होता है? जब औरत की निकाह किया जाता है, शरीयत कहती है कि वली की मौजूदगी में औरत का निकाह होना ज़रूरी है। वली कौन होता है? बाप, बड़ा भाई या फिर माँ। वली में ये लोग शामिल होते हैं, इससे हटके वली कोई नहीं होता, कोई चाचा मामा ताया वली नहीं होता। तो क्या डीडी की तरफ से कोई वली था? उस तरफ से तो था या नहीं, आई डोंट नो, मतलब इस तरफ से डीडी की तरफ से कोई वली था? चाचा मामा तो ये तो वैसे ही मतलब वली के ज़ुमरे में नहीं आते। तो फिर जब वली नहीं था तो फिर बड़े कहाँ से आ गए? ये तो बड़ों के ज़ुमरे में नहीं आते, ये तो नहीं आते बड़ों के ज़ुमरे में। खैर आगे कहते हैं जी, मेन लोग तो वो मेरे सास और ससुर हैं, जब वो नहीं गए तो अरे गहरे नथु खैरे से फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली यही बात है। फिर अरे गहरे नथु खैरे से फ़र्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि शरीयत मानती नहीं है उनको भाई। शरीयत तो कहती है वली होना चाहिए, और वली के तौर पर माँ और बाप आते हैं या बड़ा भाई आता है। तो बाबर इसका बड़ा भाई तो है ही नहीं, दीदी का बड़ा यही है, माँ और बाप तो थे नहीं। अच्छा, उन दिनों मुझे ये समझ नहीं आती, उन दिनों आंटी रुबीना पर बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ था कि इसने ये दुल्हन वाला गेटअप करके गई थी। तो मुझे नहीं पता कि ये गई थी या नहीं गई थी। ठीक, फातिमा तो कह रही है कि नहीं गई थी। तो फिर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उन्होंने दुल्हन वाला गेटअप जस्ट घर पे रहकर ही किया था, क्या किया था, आई डोंट नो। खैर आगे कहते हैं जी, पिछले 7 महीने से हमारे घर लड़ाई आप लोगों की वजह से है। आप लोगों की वजह से असल में हुआ पता क्या था? इन लोगों ने ना कान भरने स्टार्ट कर दिए थे डीडी को पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब हराम रिश्ता है ना। तो अच्छा, एक तो आई डोंट नो कि इनकी आवाज़ है ये ऐसे ही एडिटिंग करती हैं, मतलब इस तरह की वो लाइक वो बच्चों वाली आवाज़ बनाकर जो है वो डीडी के कान में वो एक्चुअली अपनी तरफ से रस घोलती होंगी, लेकिन चूंकि हराम है तो वो जहर वाली बात होगी। जहर घोल, उसकी बीवी के अगेंस्ट बात करें तो वो जहर घोलने वाली बात होगी। उसके जहर घोलती थी कि जी वो ओवर एज्ड है, ठीक है, तो तुम्हारे साथ जचती नहीं है, या उसने ये वाली बात कर दी तो क्यों कर दी, इस तरह का वो इस तरह की बातें, ठीक है। तो पिछले 7-8 महीने से जब से डीडी वहाँ पर वजह से जा रहा था तो वो ये इसका दिमाग ख़राब कर रही थी। तो उस वजह से डीडी आकर जो ज़रा उसके साथ लड़ाइयाँ करता था, फिर उसको उसकी छोटी सी बात भी बहुत बड़ी करके लगती थी, उसका दिमाग ख़राब करते थे। और डीडी आपको पता है वो तो है ही, घटिया मर्दों की लिस्ट में आता है ना। औरत देखते ही राल टपकने लग गई, मतलब जो है वो जैसे ज़िंदगी में कभी औरत देखी नहीं है, औरत देखी राल टपकने लग गई, वो तो घटिया मर्दों की लिस्ट में आता है। तो उसको तो जो है उसके कान में जो लाइक वो एक शीरा अंडेल रही थी, लेकिन वो अपनी तरफ से शीरी था लेकिन एक्चुअली वो जहर था जो उसके कानों में अंडेल रही थी, और वो सारे का सारा निकल रहा था फातिमा के ऊपर, ठीक है। तो ये काम पिछले 7 महीने से ये खवातीन कर रही थी। आगे कहती है जी, दिलबर रो धो के आपके पास ही क्यों आता था? उसकी माँ भी जिंदा थी, उसकी नानी, खाला, अब्बा सब जिंदा हैं, तो वो आपके पास क्यों आता था? यही बात जो मैंने की भाई, रोने के लिए आपको अपने फैमिली मेम्बरान का कंधा चाहिए होता है, वो लोग के जिनके साथ मतलब जिनके साथ आप अपनी फैमिली की बात शेयर कर पाएँ। फर्स्ट वैसे तो देखिए, मेरा तो मानना ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान के जो मैटर्स हैं भाई, वो बंद कमरे में ही रहने चाहिए तो बेहतर है। जब घर से बाहर, बंद कमरे से बाहर निकलेंगे तो फिर वो आपके नहीं रहे, फिर वो लोगों के हो गए। भाई बहन से भी बात करेंगे तो वो भी अपने शोहर के साथ डिस्कस करेगी अगर वो मैरिड है तो, या वो माँ के साथ डिस्कस कर देगी। माँ से बात करेंगी तो वो आपके अब्बे के साथ डिस्कस करेगी, वो बाकी बच्चों के साथ भी डिस्कस कर देगी, ठीक है। भाई बेहतर है कि मियाँ बीवी के मैटर बंद कमरे के अंदर ही रहें, तो वो बेहतर है। जब 2 लोगों के दरमियान बात होगी तो वो 2 लोगों के दरमियान ही रहेगी, तीसरा जैसे ही शामिल होगा मामला बिगड़ जाएगा। बेहतर तो यही है। लेकिन चलो फिर भी आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, कोई बहुत ही ज़्यादा बात हो गई है, आपने निकालनी ही है कमरे से बाहर, तो भाई फैमिली मेम्बरान की लिस्ट है, बाप, बहन, भाई, अम्मा, दैट्स इट।
आप जाकर तीसरी के कान में अंडेर रहे हैं। तो भाई रोने के लिए अपनों का कंधा चाहिए होता है और हलाल कंधा चाहिए होता है, हराम कंधा नहीं चाहिए होता रोने के लिए। फिर कहती है जी यजमान वाली साइड पर पैसे लेकर बेटियों का निकाह कर देते हैं, वो चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो। दिलबर ने ये फातिमा को बताया। अच्छा ये बात तो ठीक है कि पैसे लेकर निकाह कर देते हैं। इधर हमारी साइड पे भी जो है वो मतलब अगर हम हमारे सिटी से बाहर निकले ना तो यहाँ पर जो है वो एक कौम रहती है रमेजे माहर जिनको कहते हैं। ये लोग आमतौर पर इनका ज़रिया मुआश होता है, ये लोग गाय का पता है आपको, गायों के इनके इज्जड़ होते हैं, माल रखते हैं ये लोग, माल रखने वाले। ये उन जानवरों को चराते हैं, सारा दिन इन सड़कों में लेकर फिरते हैं, लोगों के खेतों में, लोगों की जो है वो इस तरह करके उनको चराते हैं, शाम को घर ले आना। बिल्कुल ही अनपढ़ लोग होते हैं, अजड़। खैर पढ़े लिखे भी होते होंगे, बल जो है वो जो हमने देखे जिन लोगों से हमारा मोस्टली वास्ता पड़ता है, अजड़ लोग होते हैं। अच्छा इन लोगों के यहाँ ये चीज़ होता है कि ये औरत ख़रीद कर लेके आते हैं। वो पिछले दिनों जो है वो वहाँ से कुछ लोग हैं जिनके घर जो है वो घर से हम दूध उठाते हैं, ज़रा जानवर रखते हैं तो दूध का काम है हमारा, तो भाई लोग जाते रहते हैं। तो पिछले दिनों मेरा भाई मुझे बता रहा कहता है वो लड़की लेके आया, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 लाख रुपए की लेके आया, वो 2 दिन रही भाग गई, दोबारा मिली नहीं। ठीक है, तो बात यह है कि बेचते हैं, मतलब ऐसा होता है। अच्छा ये तो है अजड़ लोगों का काम, जैसे मैंने आपको बताया कि अजड़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। ये तो है अनपढ़ और अजड़ लोग हैं, बेटियाँ बेचने के लिए नहीं होती। ठीक है, ये तो उन लोगों का काम है। अगर यजमान वाली साइड पे ये लोग ये काम कर रहे हैं और ये छमिया छमिया वाला, आई एम सॉरी टू से, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन अगर ये लोग भी यही काम करते हैं देन तो फिर इन लोगों में और उन अजड़ लोगों में जिनका मैंने बताया क्या फ़र्क है? एक जैसे ही हो ना, ये भी अजड़ वो भी अजड़। ठीक है, आगे जा कहता जी इन लोगों ने चाचू और मेरे हस्बैंड के कान भरे। मुझे इन्होंने कहा कि हम चाचू का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने मना किया तो इन्होंने उन लोगों के कान भरे कि फातिमा तो चाहती ही नहीं है कि चाचू का, अच्छा पता क्या हुआ, चाचू का रिश्ता हो। पता क्या हुआ उन दिनों, पता क्या चल रहा था? मतलब मुझे यकीन करें कि मुझे बड़ी तप चढ़ती थी इनकी वो वाली वीडियोस देख के। जब ये वो मासी इनके घर पर एक काम करती थी, वो पंजाबन मासी थी, उसकी वो वीडियोस बना चढ़ाए रखते थे। आखिर ये मासी चाचे को मिस करती है, मासी आज भी चाचे को याद करती है। वो मासी को वो काम वाली माई इन्होंने रखी हुई थी, उसको मेरे ख्याल को 4 पैसे देकर उससे वो डायलॉग 4 मरवा लेते थे। ठीक है, और वो सोशल मीडिया पे आकर बड़ी वाहियात किस्म के ये दिलबर के अब्बे के लिए स्टेटमेंट जारी किया करती थी जब ये रिश्ता रुश्ता देखने की बात। मतलब मुझे ज़ाहिर यार हर किसी को पता था, वाज़े नज़र आता था कि वो औरत ये बातें जो कर रही है वो क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है और उसके पीछे कौन है। ये लोग अपने चैनल पर उसके वो बातें चलाते थे, स्टेटमेंट चलाते थे। वाज़े पता चला था कि ये औरतें खुद उनसे स्टेटमेंट डलवाती हैं। बड़ी कुछ शर्मिंदा करने वाली बातें हुआ करती थी। वो बड़ा वो शर्म का मकाम है यार। आप इस तरह की मतलब यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, फेम लेने के लिए, मतलब इतना भी कोई घिरी हुई हरकतें नहीं करनी चाहिए यार। अच्छा उन्हीं दिनों जब ये चाचे का रिश्ता ढूंढ रहे थे तो उन्हीं दिनों फातिमा ने मना किया कि भाई हम देखभाल के अच्छी तरह तसल्ली करके, ठीक है, बड़े तरीके से जो है वो देखेंगे, जहाँ पर हमें मुनासिब सा रिश्ता मिलेगा वहाँ पर हम कर देंगे शादी। अगर चाचू की करनी है तो मतलब मुझे इशू नहीं है, ठीक है यार, मेरे सर पे जिम्मेदारी है, चलो बोझ हल्का होता है, उनकी अपनी आ जाएगी, वो खुद ही जो है वो उनके सारे मामला देखते रहेगी, कपड़ा लेता है, वो सारी बातें, ठीक है। लेकिन उनको ये लगा कि फातिमा ये नहीं चाहती, उन्होंने प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया। ज़रा वो दिलबर को तो वैसे ही हाथ में करना था, उन्होंने वो किए हुई थी, तो दिलबर को वो पॉलिश करने के लिए, उसकी बीवी के अगेंस्ट उकसाने के लिए वो इस तरह की बातें इस्तेमाल किया करती थी। इस बात से उन्होंने मौका उठाया, फ़ायदा उठाया। आगे कहती है दिलबर ने झूठ बोला कि अब्बू की शादी पर मेरा खर्चा बहुत हो गया, 40,000 लग गया। असल में ये भाई साहब पता क्या करते थे, असल में ये भाई साहब ज़ाहिर यार मेरी यूट्यूब की पेमेंट क्या आ रही है क्या नहीं आ रही, मेरी बीवी को इस बात का पता होगा, ठीक है। ज़रा मैं अगर सिंसेयर हूँ तो मैंने कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है। तो ज़रा डीडी की सारी चीज़ें भी पता होंगी, आखिर इतने लंबा अरसा के साथ है। तो फातिमा पूछती होगी कि भाई कहाँ पैसे लगा दिए, कहाँ उड़ गए? तो वो कहता है जी अब्बी की शादी पर इतना खर्चा हो गया, वो गाड़ी पर इतने पैसे लग गए, वो फलां जगह के इतना लॉस हो गया, ऐसे वैसे इची किची मिची। एक्चुअली वो साहब पैसे इन लोगों को भेजा करते थे, एक्चुअली पैसे इन लोगों पर उड़ाया करते थे। क्योंकि दिलबर का कहना है कि इनकी बहन को, इनकी सेकंड वाइफ सनिया की बहन को ब्रेन ट्यूमर है, जिसका जितना खर्चा होता है वो मैं देता था। जबकि बाद में साबित हुआ कि ब्रेन ट्यूमर उसे है ही नहीं, वो झूठ बोलती थी। उसने लाइव सेशन में खुद आके बताया कि वो झूठ बोलती थी, ठीक है। तो ये 7-8 महीने का जो रिलेशन है, डीडी साहब कितने पैसे खिला दिए होंगे, कितने पैसे अपनी हलाल की कमाई हराम रस्ते पर लगाई। भाई हलाल तो अब हुआ है ना, अब कहता है मेरी बीवी है बात ना करो, वो कहती है जी मैं हमारा हलाल रिश्ता है बात ना करो। भाई 8-9 महीने जो हराम रिश्ता चला उसका हिसाब कौन देगा? 8-9 महीने में कोई थोड़ा टाइम तो नहीं होता। मतलब
24-24 घंटे लगा लें, कितने घंटे बनते हैं टोटल पर डे के हिसाब से? तो इतना अरसा जो हराम रिश्ता गुजारा है और हराम रास्ते पर पैसा लगाया है, उसका हिसाब कौन देगा? चलो ये तो आज तो हलाल हो गया ना, आप लोगों ने कर लिया। जो इतना अरसा हराम था वो क्या करोगे, किस खाते में डालोगे? ठीक है जी। फिर कहता जी, निकाह से पहले दिलबर को क्या दिखाया था कि दिलबर भाग गया, भाग के आपके पास आता था? अब ये इस तरह का स्टेटमेंट इन खवातीन ने दिया था, मंडी यजमान वाली खवातीन ने, कि जब कुछ है, कुछ दिखता है तो वो आता है ना। तो बस वही तो मसला है। वो जो 8 महीने जो दिखता रहा ना, उसी को परमानेंट करने के लिए उसने वो पहले भी भाग भाग कर उसी के लिए जाता था, और वो परमानेंट करके भी उसने करने के लिए उसने शादी कर ली। ये था असल मैटर, और यही असल दुख है। और फिर उसको जस्ट पता क्या है, उसको सिर्फ लाइक हासिल ही नहीं किया, उसको परमानेंट ही नहीं किया, उसको परमानेंट करके ये जो एक चीप पॉलिटिक्स होती है ना नाजरीन, फैमिली में चीप पॉलिटिक्स होती है, मैं इसे चीप फैमिली पॉलिटिक्स का नाम देता हूँ। ये बड़ी चीप होती है यार, औरतों की आपस में पॉलिटिक्स होती है, मतलब खाम खा, कोई लेना देना नहीं है, कोई ज़मीन नहीं बांटनी। चलो यहाँ पर तो सौतन है ना, यहाँ पर तो चलो ज़मीन बांटनी है, ठीक है। वैसे आमतौर पर ज़मीन नहीं बांटनी, वो जो है वो जैसे लाइक ननंद भाभी का हो गया रोला, सास बहू का रोला हो गया, भाई कोई ज़मीन नहीं बांटनी, कोई मसला नहीं है, को आपस में किस चीज़ की पॉलिटिक्स, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पॉलिटिक्स। ये वो वाली पॉलिटिक्स ये ख़वातीन फातिमा के साथ कर रही थी। बेड दिखाना, डीप शॉट दिखाना, बेड का क्लोज शॉट दिखाना, ठीक है, इस तरह दिलबर के लिए तैयार होना और फिर उसको दिखाना, वो सारी बातें, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। किसके लिए? मकसद क्या था? फातिमा को जलाना। देखो हमने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन ली, देखो हमने तुमसे जो तुम्हारा था वो छीन लिया, अब वो हमारा है। देखो हमने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, देखो हम कामयाब रहे, देखो हमारी कामयाबी तुम्हारी हार है। जो ये चीप, इस तरह की चीप पॉलिटिक्स जो ये करती रही हैं, ये काम ख़राब था, ये काम गलत था। आज कहते रहे कि जी हमने हलाल रिश्ता किया, ये वो फलां फलां फलां, एक्चुअली तो आपने गलत ही किया है, उस गलत पर ही क्रिटिसिज्म होती है। यही वजह है कि आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ रहा है। रखें ना ऑन, ज़रा तबीयत साफ़ हो आपकी, ठीक है। और खैर वो बात जो मैंने आपको बतानी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। ये बातें तो हो गई फातिमा के लिए, मैंने बात ये है, ये याद रखने वाली बात है नाज़रीन। वो कहता है कि जो जितना तुम्हारा है तुम भी उसके इतने ही बनो, जो जितना तुम्हारा है तुम भी उसके उतने ही बनो। ज़्यादा दिल की ग़ुलामी में इज़्ज़त की नीलामी हो जाती है। फातिमा, ये आपके लिए और सब मेरे सुनने वालों के लिए भी। आपके साथ जो जैसा चल रहा है, आपका जो जितना है उतने ही रहो उसके। अगर हद से ज़्यादा उसके अंदर घुसोगे ना, हद से ज़्यादा उसके लिए मरोगे ना, तो इज़्ज़त की नीलामी हो जाती है। मतलब जो है वो एक मिसाल है ना, इज़्ज़त घटा देता है रोज़ रोज़ का आना जाना, ठीक है, बार बार उसके अंदर घुसना, ये आपकी इज़्ज़त के परखचे उड़ जाएंगे, वो बंदा आपकी कदर नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे, कभी धोखा नहीं खाएंगे, कभी ज़्यादती नहीं होगी और कभी दिल नहीं तोड़वाएंगे। अब तक के लिए नाज़ इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।